नमस्कार दोस्तों, बायोलॉजी की अगली क्लास में आपका स्वागत है। देखो अपनी क्लासेज रेगुलर बायोलॉजी की चल रही है। आज बायो की अगली क्लास है 7वीं क्लास। आप रेगुलर उसे देख रहे हैं, जो छूट गई क्लास उसको वापस देखें, एक बार थोड़ा सा ध्यान रखें। अगली नेक्स्ट क्लास में देखो अपन ने 6 क्लास में लास्ट कहाँ तक छोड़ा था, आपको याद है? थोड़ा सा अपन लैंगिक अलैंगिक जनन के नॉर्मल प्रोसीजर के बारे में पढ़ चुके थे। अलैंगिक जनन की विधियां अपन ने पढ़ ली थी और लैंगिक जनन की नॉर्मल चीज़ें थोड़ी थोड़ी कुछ चीज़ें अपन ने पढ़ी थी। अब इसके बाद अपन आगे थोड़ी सी चर्चा करते हैं। लैंगिक जनन की मुख्य घटना थी और आपके सिलेबस में भी दे रखा है एक टॉपिक, गैमीटोजेनेसिस, युग्मक जनन। ये अपने सिलेबस का टॉपिक है। कौन सा है? गैमीटोजेनेसिस या युग्मक जनन। और युग्मक जनन की बात करें तो इजी सी सिंपल सी परिभाषा क्या होती है? युग्मकों के निर्माण की क्रिया, युग्मकों के निर्माण की क्रिया। अब युग्मक कितने प्रकार के होते हैं मनुष्य में? 2 प्रकार के। कौन कौन से? एक तो शुक्राणु और दूसरा प्यारे बच्चों कौन सा हो गया? अंडाणु। स्पर्म और ओवम 2 प्रकार के अपने पास युग्मक है, शुक्राणु और अंडाणु। तो युग्मक जनन भी 2 प्रकार का हो गया। 2 प्रकार कौन कौन से? हाँ जी बोलो, दोनों प्रकार कौन से? शुक्राणु निर्माण की क्रिया को और अंडाणु निर्माण की क्रिया को। तो इसको तो कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, इसी के नाम से आता है ये स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, युग्मक जनन जो आता है ना वो इसी के नाम से आता है। किसमें? स्पर्मेटोजेनेसिस। हिंदी में बोले तो क्या कह दोगे इसको? शुक्र जनन। और दूसरा कौन सा हो गया आपका? अंड जनन, oogenesis, अंड जनन। ये 2 प्रोसीजर आपकी है, शुक्र जनन और दूसरा अंड जनन। अब देखो जैसे जैसे नाम लिख रखे हैं वैसे वैसे ही इनकी परिभाषा हो जाएगी इजी सी। शुक्र जनन क्या हो गया? शुक्राणु निर्माण, शुक्राणु निर्माण। और अंड जनन क्या हो गया? अंडाणु निर्माण, अंडाणु निर्माण। अब एक चीज और ध्यान रख लेना, स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया, शुक्र जनन की क्रिया कहाँ होती है? वृषण में, टेस्टिस में। और oogenesis की क्रिया कहाँ होती है? अंडाशय में। तो ये आपके पास 2-3 क्वेश्चन हो गए इजी से। देखो शुक्राणु का बनना स्पर्मेटोजेनेसिस, अंडाणु का बनना oogenesis। अंडाणु बनने की क्रिया कहाँ? ओवरी में, अंडाशय में। और शुक्राणु बनने की क्रिया स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया कहाँ हो गई? वृषण में हो गई। क्लियर है सारी चीज़ें आपको? अब अपन इनकी डिटेल पढ़ेंगे कि कैसे ये शुक्र जनन अंड जनन की क्रिया प्रोसीजर पूरी होती है। तो थोड़ा सा एक बार हल्का सा नोट डाउन कर लो, इनको पॉइंट लिख लो। प्रोसीजर अपने चलाएंगे शुक्र जनन की। चलो हटा दें। ओके, देखो जी, सबसे पहला कौन सा है अपना? स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस वृषण में शुक्राणु निर्माण की क्रिया। और ये शुक्राणु निर्माण की क्रिया 2 स्टेप में होती है, 2 पदों में, स्टेप्स में। पहला पद है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स और दूसरा इसका पद आएगा वो है स्पर्मियोजेनेसिस। जेनेसिस मतलब 2 पद हैं,
दो प्रकार से होती है। पहला तो किसका, शुक्राणु पूर्वी, शुक्राणु पूर्वी या शुक्राणु प्रसू। देखो इंग्लिश हिंदी में वर्ड चेंज होते हैं इसके। प्रसू का निर्माण, और दूसरा है इसका शुक्र कायांतरण, शुक्र कायांतरण। ठीक है, दो प्रोसीजर कौन कौन सी होगी, शुक्राणु पूर्वी, शुक्राणु से पहले वाली अवस्था का निर्माण, और दूसरा शुक्र कायांतरण। अब शुक्राणु पूर्वी अवस्था है ना, वो 3 स्टेप में पूरी होती है। एक तो गुणन प्रावस्था, दूसरी वृद्धि प्रावस्था, और तीसरी होगी आपकी परिपक्वन प्रावस्था। फर्स्ट कौन सी, मल्टीप्लेक्शन फेज, दूसरी ग्रोथ फेज, और तीसरी मैचुरेशन फेज। 3 प्रकार से गुणन प्रावस्था मतलब मल्टीप्लेक्शन फेज, वृद्धि प्रावस्था मतलब ग्रोथ फेज, और परिपक्वन का मतलब मैचुरेशन फेज। क्लियर सारी चीज़ें। अब देखो इनकी थोड़ी सी आउटलाइन बनाते हैं अपन डायग्राम, ड्रॉ डायग्राम के थ्रू ध्यान देंगे। अब ध्यान देंगे, सारी चीज़ अब बिल्कुल डायग्राम से समझ में आ जाएगी। थ्योरी बहुत लंबी चौड़ी है, लेकिन क्वेश्चन जो आता है ना वो एक आउटलाइन या ड्रॉ डायग्राम से आता है। और वो क्वेश्चन देखो कैसे आता है। ये एक कोशिका है, इस कोशिका को कह दिया अपन ने प्राइमरी स्पर्मेटोगोनियल सेल, PSC, प्राइमरी स्पर्मेटोगोनियल सेल, या इसी का ही नाम दे दें अपन जर्म सेल, या इसी को ही कह दें स्पर्मेटोगोनियल सेल। देखो मैंने आपको वर्षण की संरचना बताई थी, जब भी इसके स्टेप बताए थे बनने के, वो स्टेप यहाँ आ जाएंगे अब, इसलिए बहुत इजी हो जाएगा। ये कोई प्रकार की समस्या नहीं आनी चाहिए। मतलब इसको कौन सी कोशिका बोली अपन ने, जननिक कोशिका, यानी शुक्रजन कोशिका, कोशिका। ठीक है जी। अब ये कोशिका कहाँ से आई ये बताओ। देखिए थोड़ा सा कमेंट्स बॉक्स में लिखो फटाफट कि ये कोशिका आई कहाँ से, बताओ। देखिए बताओ कहाँ से मिली ये मिली, आपको पता है शुक्रजन नलिका, रेता नलिका, सेमनीफेरस जो ट्यूबल्स है, उन सेमनीफेरस ट्यूबल्स की 2 परतें बताई थी मैंने, प्रोपेरिया और जन्निक उपकला, जर्मिल एपिथीलियम। तो उस जर्मिल एपिथीलियम से जन्निक कोशिका आई प्राइमरी स्पर्मेटोगोनियल सेल, या प्राइमरी जो कोशिका है वो किससे मिली आपको, जन्निक कोशिका से, सॉरी जन्निक एपिथीलियम से या जननिक उपकला से। शायद आपको यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। जन्निक कोशिका से मिलने वाली जो ये परत से मिलने वाली कोशिका है वो है द्विगुणित 2n। कौन सी कोशिका है, द्विगुणित कोशिका। अब इस द्विगुणित कोशिका का विभाजन आगे शुरू होगा, और विभाजन शुरू होगा तो पहली अवस्था ये पढ़ रहे हैं अपन, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिस, पहला पद। ठीक है, और पहले पद की पहली अवस्था कौन सी है, गुणन प्रावस्था, मतलब मल्टीप्लेक्शन फेज। और गुणन प्रावस्था के अंदर देखो बालको, इस कोशिका में विभाजन होगा। ध्यान रखना विभाजन कौन सा, माइटोसिस, समसूत्री, बहुत ध्यान रखने की चीज़ है। माइटोसिस समसूत्री कितनी कोशिकाएं बनेगी, 2 कोशिकाएं। फिर माइटोसिस होगा, इसके अंदर कितनी कोशिकाएं बनी, 4 कोशिकाएं। ठीक है, यहां तक कोई समस्या आपको नहीं आनी चाहिए। कितनी कोशिकाएं बन गई, 4 कोशिकाएं। चारों कोशिकाएं n होगी कि 2n, अच्छा जी कैसी, 2n, क्योंकि यहां भी समसूत्री और ऊपर भी कौन सा, समसूत्री विभाजन। तो कोशिकाओं के अंदर गुणसूत्रों की संख्या समान होती है, विभाजन कौन सा हो गया, समसूत्री। ये आपकी पहली फेज कौन सी होगी, कौन सी, गुणन प्रावस्था या मल्टीप्लेक्शन फेज। कितनी कोशिकाएं बनी, 4 कोशिकाएं। विभाजन कितने हुए, देखो ध्यान रखना कैलकुलेशन का, समसूत्री विभाजन कितने हुए, 2। तो 4 कोशिकाओं के लिए 2 विभाजन चाहिए,
तो 100 कोशिकाओं के लिए पूछ ले, 50 कोशिकाओं के लिए पूछ ले तो कर लोगे ना आराम से। समसूत्री अलग आएंगे, अर्धसूत्री अलग आएंगे। चलो जी ध्यान रखो, चारों कोशिकाओं को कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया। क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोगोनिया, शुक्रजनक। स्पर्मेटोगोनिया के नाम से ही आता है ये। अब इनमें से 3 तो रिलीज रह जाती है। रिलीज का मतलब अवशेषी। 3 तो कैसी रहेगी? अवशेषी रहेगी। अवशेषी होने के बाद एक कोशिका आगे भाग लेती है शुक्रजनन क्रिया में, जिसका आकार, आकृति, संरचना मतलब उसका केंद्रीय और कोशिकीय पदार्थ क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, जिससे उसकी आकृति पहले की अपेक्षा क्या हो जाती है? दुगुनी, मतलब ग्रोथ हो गई, दुगनी हो गई। तो इस प्रावस्था को अपन ने कौन सी फेज बोल दिया? ग्रोथ फेज। कौन सी प्रावस्था? वृद्धि प्रावस्था। कौन सी प्रावस्था बोली अपन ने? वृद्धि प्रावस्था। और वृद्धि प्रावस्था के दौरान बनने वाली इस कोशिका का नाम दे दिया अपन ने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ऐसे याद रखना, स्पर्मेटोगोनियल सेल, स्पर्मेटोगोनिया और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स आगे प्रवेश करेगी कौन सी? मैचुरेशन फेज में। और मैचुरेशन फेज में प्रवेश करते ही प्यारे बालकों इसमें क्या होगा? सुनो, इस कोशिका में विभाजन होगा अब मियोसिस। कौन सा विभाजन होगा? मियोसिस। मियोसिस बोले तो अर्धसूत्री। कौन सा हुआ? अर्धसूत्री। और अर्धसूत्री भी कौन सा? फर्स्ट वाला। 2 प्रकार से होता है, 2 बार, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। तो अब कौन सा हुआ? मियोसिस फर्स्ट। और मियोसिस फर्स्ट होते ही कितनी कोशिकाएं बनी? 2 कोशिकाएं बनी। दोनों कोशिकाओं को कहते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। कौन सी बोल दोगे? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। इन दोनों कोशिकाओं में फिर विभाजन होगा और विभाजन से कितनी कोशिकाएं बनेगी? 4 कोशिकाएं। अब बताओ कौन सा विभाजन हुआ? मियोसिस कौन सा? सेकंड। अर्धसूत्री सेकंड। और अर्धसूत्री सेकंड परिपक्वन विभाजन होता है, मैचुरेशन डिवीजन होता है, जिसके दौरान कितनी कोशिकाएं बन गई? 4 कोशिकाएं। और चारों कोशिकाओं को कह दिया अपन ने, देखो ये रहा स्पर्मेटिड्स। स्पर्मेटिड्स शुक्राणु पूर्वी या शुक्राणु प्रसू कोशिकाएं, ये लिखा हुआ। शुक्राणु पूर्वी या शुक्राणु प्रसू कोशिकाएं कितनी बन गई? 4। अब यहां से होगा शुक्र कायांतरण। क्या होगा? शुक्र कायांतरण। और शुक्र कायांतरण के दौरान आपको पता है ये अपनी गोलाकार आकृति को छोड़कर किस में आ जाएंगे? छड़ाकार आकृति में आ जाएंगे। कौन सी आकृति में? आगे छड़ाकार आकृति में। और छड़ाकार आकृति में आने वाली इन कोशिकाओं को कहते हैं स्पम। स्पम्स। तो पहला क्वेश्चन तो आपका इंग्लिश के हिसाब से, टर्मोलॉजी के हिसाब से लिखा हुआ ऐसे ही आता है कि इसके अंदर होने वाले स्टेप। तो स्टेप देखो, सबसे पहला तो ये स्पर्मेटोगोनियल सेल, फिर स्पर्मेटोगोनिया, फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, फिर इसके बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। 3, 4 में सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स और 5 में क्या हो गया? स्पर्मेटिड्स। और लास्ट में क्या बने? आपके स्पर्म बने, शुक्राणु बने। तो शुक्राणु पूर्वी अवस्था यहाँ से यहाँ तक की थी, ठीक है। यहाँ से कहाँ तक थी? ऊपर वाली देखो, सॉरी इसको अलग अलग मैं बांट देता हूँ। पहले तो देखो यहाँ से, देखो ऊपर से, यहाँ पे एक कोशिका से कितनी बनी? 4 कोशिकाएं। तो इसको तो कह दिया अपन ने कौन सी? गुणन प्रावस्था पहली। दूसरी कोशिका के अंदर क्या हुआ? विभाजन हुआ। विभाजन कहा तो इसको कह दिया अपन ने ग्रोथ फेज, वृद्धि प्रावस्था। और वृद्धि के बाद ये कोशिकाएं मैचुरेशन हो गई, इनका मैचुरेशन हो गया। ये कौन सी प्रावस्था हो गई? अपनी परिपक्वन प्रावस्था। क्लियर? यहाँ तक कोई समस्या नहीं। अब देखो
ये कोशिकाएं चारों गोलाकार है और गोलाकार को कहते हैं शुक्राणुपूर्वी। और शुक्राणुपूर्वी का ध्यान रखना, गोलाकृति की होती है और अगतिशील होती है, अचल मतलब गति नहीं होती। इसलिए शुक्राणु अपनी आकृति को चेंज करके किस में आ जाते हैं, छड़ाकार में आ जाते हैं। और छड़ाकार में आने के बाद वो कैसी हो जाती है, गतिशील कोशिकाएं हो जाती है। मतलब शुक्राणु कितने बन गए, एक कोशिका में क्या हुआ, समसूत्री हुआ, कितने, 2, और अर्धसूत्री फर्स्ट और सेकंड 2 बार हुआ, कितने शुक्राणु बने, 4 शुक्राणु। अब कैसे कैसे बने चारों, दोबारा समझ लो एक बार। ये कोशिका 2n है और जननी कोशिका 2n होती है, उसमें गुणसूत्रों की संख्या होती है कितनी बताओ, मनुष्य में, और वो भी नर में 44 + XY, 44 + XY। तो इन चारों पांचों के अंदर जो भी बनी ये चारों, चाहे रिलीज हो चाहे ये हो, इनमें भी कितनी हो जाएगी, 44 + XY। अब ध्यान दो, इस कोशिका के अंदर कितने होंगे, देखो एक ही एकमात्र ऐसी अवस्था है वृद्धि प्रावस्था जिसमें विभाजन नहीं हो रहा, केवल कोशिका का आकार बढ़कर डबल हो जाता है, दुगना हो जाता है, केंद्रीय और कोशिकीय पदार्थ क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। इसमें गुणसूत्रों की संख्या 44 + XY, क्योंकि विभाजन तो हो ही नहीं रहा ना। अब ध्यान दो, अब यहां से कौन सा विभाजन शुरू हो गया, अर्धसूत्री हो गया। अब अर्धसूत्री, और अर्धसूत्री विभाजन होगा तो गुणसूत्रों की संख्या आपको पता है आधी हो जाएगी। आधी कैसे होगी, देखो इसमें कौन सी बनी, बोलो 22 + X, और इसमें आधे आएंगे तो 22 + Y, ठीक है, आधे आधे आगे दोनों में। तो अब इधर बनने वाले शुक्राणु, तो ये दोनों शुक्राणु अगुणित है, ये भी अगुणित, ये भी अगुणित, ये भी अगुणित, तो युग्मक हमेशा अगुणित होते हैं। तो इधर बनने वाले तो 22 + X के होंगे ये दो, तो और ये 2 आधे आधे गुणसूत्र, ठीक है, ये किसके होंगे, 22 + Y के होंगे। ये लो जी, अब कोई समस्या नहीं है, 4 बार बता दिया मैंने आपको, फिर भी दोबारा एक बार और सुन लो। देखो शुक्र जनन क्रिया के समय, स्क्रीनशॉट भी ले लेना इसका, शुक्र जनन क्रिया के समय मनुष्य के वर्षण में शुक्राणु निर्माण की क्रिया को ही कहते हैं, किसके में, वर्षण में या टेस्टिस में। अब शुक्राणु निर्माण कितने बार कितनी स्टेप्स में हुआ, 2 स्टेप में। पहला स्टेप कौन सा, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स, मतलब किसका निर्माण, शुक्राणु पूर्वी अवस्था। तो शुक्राणु पूर्वी अवस्था ये अगुणित गोलाकार अगतिशील संरचनाएं हैं। ये बनेगी किससे, 3 स्टेप से। गुणन प्रावस्था, ये रही पहली वाली, एक कोशिका जिसको कह दिया PSC या जर्म सेल या जननी कोशिका या शुक्रजन कोशिका। उस शुक्रजन कोशिका में 2 बार समसूत्री विभाजन हुआ, कितने शुक्रजन कोशिकाएं बनी, 4 बनी, और चारों को क्या कह दिया अपन ने, स्पर्मेटोगोनिया। अब दूसरी प्रावस्था वृद्धि, स्पर्मेटोगोनिया जो बने हैं ना, उनमें 3 तो अवशेषी रह जाते हैं, मतलब आगे शुक्र जनन में भाग नहीं देते, वो इस कोशिका को पोषण देते देते नष्ट हो जाएंगे, जिससे उस कोशिका का आकार क्या हो जाएगा, बढ़कर दुगना हो जाएगा। केंद्रीय और कोशिकीय पदार्थ दोनों उसमें बढ़ जाएंगे, कोशिका की आकृति पहले की अपेक्षा क्या हो जाएगी, डबल, दुगुनी। इस प्रावस्था को नाम दे दिया अपन ने वृद्धि प्रावस्था। वृद्धि प्रावस्था के बाद अर्धसूत्री होना शुरू होता है, मतलब मियोसिस अर्धसूत्री। और मियोसिस अर्धसूत्री के दौरान क्या होता है कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स पहले विभाजन के दौरान, फर्स्ट है ये रहा फर्स्ट के दौरान तो ये 2 कोशिकाएं बन रही है, उसको तो नाम दे दिया अपन ने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, ठीक है। और सेकंड के दौरान जो विभाजन के दौरान बनी, उन चारों कोशिकाओं को नाम दे दिया अपन ने स्पर्मेटिड्स। और फिर इसके बाद आपको पता है ये यहाँ क्या बने, शुक्राणु बने, ठीक है। उतार लो एक बार, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। स्टेप में देखो इसका यही इतना एक खेल है, एक मेन इंपॉर्टेंट खेल जो है ना वो है, एक तो अवस्थाओं का नाम याद रखो, अवस्थाओं में कंफ्यूज मत हो जाना। ये स्पर्मेटिड्स बनेंगे वो तो 3 से बनेंगे, और स्पर्मेटोगोनिया में कुछ नहीं होता, आकृति चेंज होती है, मतलब अपने पुराने रूप को चेंज कर लेते हैं, कायांतरण उसमें हो जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं अपन शुक्र कायांतरण। क्लियर। तो प्रारंभिक स्थिति में क्या, सबसे पहली कोशिका, याद रखो ये स्टेप याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। शुक्रजन कोशिका,
फिर स्पर्मेटोगोनिया, फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स और फिर स्पर्मेटिड्स। अब देखो सुनो, यदि आपके क्वेश्चन आ जाए, आता भी है कि एक प्राइमरी, जैसे मान लो एक प्राइमरी कोशिका है, तो एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने शुक्राणु बनेंगे? कितने शुक्राणु बन रहे हैं? 4। अब संख्या आपको ये दे दें कि 10 प्राइमरी कोशिकाएं हैं, उनसे कितने शुक्राणु बनेंगे, तो क्या आप बताओगे? बताओ, कमेंट्स बॉक्स में लिखो, क्या बताओगे? अरे एक से कितने हो रहे हैं? 4, तो बन गए ना अपने आप ही। ऐसे पूछ ले आपको कि एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स है, कौन सी वाली? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, एक, तो उससे कितने शुक्राणु बनते हैं बताओ? 1 से 2 और 2 से कितने हो जाएंगे? 4। तो 1 से 2 बनेंगे तो 50 की पूछे तो कितने आ जाएंगे? 100 आ जाएंगे, संख्या डबल। तो प्राइमरी स्पर्साइट में तो 4 गुना, सीधा सा याद रख लो, और इसमें कितनी? 2 गुना। और इस कोशिका की पूछ ले तो भी आपको पता है कितनी 4 गुना। और यदि एक और पूछ सकता है, नहीं अब तो क्या रह गया, बस यही है, एक तो इसकी और इसकी, ठीक है। और यदि इसको कंफ्यूज डालने के लिए ये डाल दे कि एक शुक्राणु पूर्वी कोशिका कितने शुक्राणु बनाता है? एक शुक्राणु पूर्वी, तो एक शुक्राणु पूर्वी से एक ही शुक्राणु बन रहा है। ये अलग अलग चीज़ याद रखनी है आपको भाई, स्टेप बाय स्टेप। दोबारा समझा रहा हूँ मैं एक बार, ये न्यूमेरिकल पोर्शन टाइप का क्वेश्चन आ जाता है ये कई बार, कि माना कि एक नर के अंदर 100 स्पर्मेटोगोनियल सेल है, तो उससे बनने वाले शुक्राणुओं की संख्या निम्न में से होगी, तो कितनी? सीधा सा आंसर है 4, ठीक है, 4। 100 इंटू 4 बराबर कितनी होगी? 400। आंसर आ गया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखो, यहाँ से प्राइमरी स्पर्मेटिसाइड्स की पूछ ले तब भी कितनी? 4। एक सेकेंडरी स्पर्मेटिसाइड्स की पूछ ले तो 2, तो 100 से कितने हो गए? 200। और एक स्पर्मेटिड से पूछ ले तो 1 से 1 ही बन रहा है, तो कितने हो गए? 100 से कितने बनेंगे? 100। विभाजन यहाँ कितने? 2, और यहाँ भी विभाजन कितने? 2। यहाँ 2 विभाजन के दौरान एक प्राइमरी बनी है, और यहाँ 2 विभाजन के दौरान कितने? 4 शुक्राणु बने हैं। तो इससे रिलेटिव जितने भी क्वेश्चन आपके, जितने भी न्यूमेरिकल पोर्शन से बनने वाले थे, वो सारे मैंने समझा दिए, करवा दिए। अब आपकी जिम्मेदारी है कि इन चीज़ों को बहुत अच्छे से, ढंग से, बिल्कुल सही तरीके से तैयार करें। थोड़ा सा उतार लो इसको। हाँ जी दोस्त, आगे शुरू करते हैं अपन। मैं मिटा रहा हूं इसको पूरा। हाँ जी, अपन ने क्या बना लिए? शुक्राणु बना लिए। पहले फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, शुक्राणु पूर्वी बनाया। 3 अवस्थाएं, वृद्धि, पहली गुणन, वृद्धि और परिपक्वन, और फिर इसके बाद में कायांतरण। तो सबसे पहले अपने स्पर्मेटोगोनियल सेल, फिर स्पर्मेटोगोनिया, फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर स्पर्मेटिड्स और फिर स्पर्म। इतनी बार बोल रहा हूँ कि वैसे ही सुनते सुनते याद हो जाना चाहिए, उतारने की ज़रूरत ही नहीं है, फिर आराम से बैठ के लिख लो, दूसरी बार वीडियो सुनो तब। अब अपने पास क्या बना? लास्ट में कायांतरण के दौरान स्पर्म बना। देखो ये गोलाकार शुक्राणु पूर्वी था, शुक्राणु पूर्वी, ये अपनी आकृति को छोड़ेगा तो इसका जीवद्रव्य मतलब ऊपर से दबकर नीचे आ जाएगा, जिससे इसकी आकृति कैसी हो जाएगी? छड़ाकार। छड़ाकार होते ही इसको अपन बोल देंगे स्पर्म। और स्पर्म की स्ट्रक्चर के भाग होते हैं 3। कौन कौन से? शीर्ष, मध्य और उच्चक। हेड, मिडिल और टेल। शुक्राणु की संरचना के कितने भाग हैं? हेड, मिडिल और
टेल। हेड के अंदर दो चीजें मिलेगी आपको पता है, न्यूक्लियस, एक तो केंद्रक और दूसरा होता है एक्रोसोम। कौन कौन से है? एक तो केंद्रक और दूसरा कौन सा? एक्रोसोम। मध्य भाग के अंदर भी दो चीजें मिलेगी आपको, एक तो कौन सा आपको पता है, क्या मिलेगा बताओ? एक तो शायद याद भी नहीं होगा बहुत सारों को, एक तो मैनचेट और एक निबेन कर्ण। बताएंगे, इनकी चर्चा करेंगे। निबेन कर्ण पुच्छक को तो आपको पता ही है, कसाब युक्त होता है, कसाब युक्त। अब कसाब युक्त है तो ये हो सकते हैं, एक तो ऐसे नहीं लिखूं, इसको अंतिम भाग ले देता हूं, ठीक है, अंतिम भाग। और अंतिम भाग दो प्रकार का, एक तो कसाब युक्त और एक होता है कसाब रहित। कईयों में ऐसा भी पाया जाता है, कसाब रहित। कसाब युक्त दो प्रकार का, एकल जिसमें एक ही कसाबी का हो, अभी डायग्राम में समझाएंगे, और एक द्विकसाबी। तो एकल का तो एग्जाम्पल फेमस कौन है? मनुष्य। और इसका द्वि का कौन है? टिड्डा। और कसाब रहित में एस्केरिस, एग्जाम्पल याद रख लेना, और दूसरी कौन सी होगी? झींगा। ठीक है, अब इधर देखो कौन है? आपके पास क्या है शीर्ष भाग में? केंद्रक और एक्रोसोम। तो केंद्रक के अंदर तो क्रोमेटिन पदार्थ होता है, आनुवांशिक पदार्थ, आनुवांशिक पदार्थ या गुणसूत्र। तो वो तो लक्षणों की वंशागति करेंगे, आगे जुड़ेंगे। एक अंडाणु के साथ एक शुक्राणु जुड़ता है तो उनका केंद्रक जुड़ता है। और एक्रोसोम है टोपीनुमा, और टोपीनुमा है तो इसका निर्माण याद रख लेना किससे? बहुत इंपॉर्टेंट, गोल्जी काय। गोल्जी काय साइटोलॉजी में भी समझाया था मैंने। गोल्जी काय अपन जब पढ़ाते हैं ना, तब ब्रगोस और फटकोस दो वैज्ञानिकों ने ये कहा था कि गोल्जी काय कोशिकांग कोशिका का क्या बनाता है? एक टोपीनुमा संरचना बनाता है, जिसको बोलते हैं अपन एक्रोसोम। और इस टोपीनुमा संरचना में पाए जाते हैं एंजाइम। एंजाइम किससे मिलते हैं? लाइसोसोम से। किससे मिलेंगे? लाइसोसोम से। ठीक है, दो चीज यहां इंपॉर्टेंट। यदि डायरेक्ट सीधा क्वेश्चन आ जाए कि निम्न में से कौन सा कोशिकांग एक्रोसोम का निर्माण करता है? लाइसोसोम, गोल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया और अंतःपृथ्वी जालिका। तो निर्माण तो कौन करेगा? गोल्जी काय। और निम्न में से कौन सा कोशिकांग एक्रोसोम को क्या देता है? एंजाइम देता है। तब उन्हीं ऑप्शनों में से आंसर क्या हो जाएगा आपका? क्या हो जाएगा? लाइसोसोम। दोनों ही कोशिकांग है कोशिका के, कौन कौन से? गोल्जी काय और लाइसोसोम। तो गोल्जी काय का काम है कोशिका के लिए क्या बनाना? शुक्राणु। क्या? एक्रोसोम। और एक्रोसोम को एंजाइम देने का काम किसका है प्यारे बच्चों? लाइसोसोम का। अब थोड़ा सा एक और चीज याद रखो, इसके अंदर एंजाइम मिलते हैं ना, वो देखो, हाइलोरुनिडेज दिख रहा है? हाइलोरुनिडेज, हाइड्रोलेज, हाइड्रोलेज, एसिड, फास्फेट, बाइंडिन, लाइसिन, लाइसोजाइम, और ये सारे करते हैं अंड भेदन। क्या करते हैं ये? अंड भेदन। ये लाइन याद रखना कि शुक्राणु के एक्रोसोम के अंदर, शुक्राणु के एक्रोसोम के अंदर लाइसोसोम के द्वारा एंजाइम पाए जाते हैं। एंजाइम कौन कौन से? नाम नहीं, कार्य पूछा है पिछली बार अंड भेदन के लिए। बाह्य परत को गलाने वाला एंजाइम हाइलोरुनिडेज, जायक नहीं ऑप्शन में, और ये अन्य थे ही। तो देखो
ये एंजाइम लाइसोसोम से मिले हाइलोरुनिडेज, हाइड्रोलेज, एसिड फास्फेट, बाइंडीन, लाइसिन, स्पम लाइसिन बोल दो या लाइसोजाइम बोल दो, ये सारे एंजाइम क्या करेंगे, अंडभेदन करेंगे। अंडभेदन तो जान ही गए, मतलब जब ये शुक्राणु अंडाणु के पास जाता है तो उस अंडाणु की भित्ति को गलाने का काम किसका है, इन एंजाइमों का है। तो अब डायग्राम से समझ लो। देखो जी बालकों, शुक्राणु एक कोशिका है और कैसी कोशिका है, अगुणित कोशिका है। तो शुक्राणु पूर्वी तो गोलाकार थी, इसके बाद ये चपटी हो गई, छड़ाकार होगी। छड़ाकार होते ही देखो इसके चारों तरफ पाए जाने वाले आवरण को तो कहते हैं प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली, इस प्लाज्मा झिल्ली से अंदर ढका हुआ जो भाग है, ये वाला जो दिख रहा है ना आपको, ये क्या हो गया, एक्रोसोम। ये क्या है, एक्रोसोम। और एक्रोसोम के नीचे ये जो दिख रहा है, जिसके अंदर क्रोमेटिन पदार्थ ऐसे जाल के रूप में पाया जाता है, उसको कहते हैं केंद्रक। ठीक है, केंद्रक के बाद ये दोनों होते हैं तारक केंद्रक। तारक केंद्रक, तो तीन भाग हो गए, हेड, मिड और ये आपका हो गया टेल। लिख दिए मैंने तीनों भाग पहले ही, वो देखो शीर्ष, मध्य और पुच्छक। ठीक है, हेड, मिडिल और टेल। ठीक है, अब आओ, अब सुनो, जब ये कोशिका यहाँ गोल थी, इसके बाद इसका कोशिका द्रव्य नीचे आएगा यहाँ से, खिसकेगा, और कोशिका द्रव्य खिसक कर इसकी परिधि के यहाँ जमा हो जाएगा, इस जगह, यानी परिधि के आसपास द्रव्य जमा हो जाता है ऐसे। परिधि पर लिख देता हूं मैं पूरा ही, परिधि पर द्रव्य, उसको कहते हैं मेनचेट। क्या बोलते हैं उसको, मेनचेट। ये रहा, ठीक है, कौन से भाग में, मध्य भाग में। शीर्ष भाग में केंद्रक और एक्रोसोम, ये एक्रोसोम और ये केंद्रक। ठीक है, अब आओ, दूसरा और लिख रखा है मैंने, क्या लिख रखा है, निबेन कर्ण। वो देखो क्या होता है, ये निबेन कर्ण। देखो रिबन नुमा संरचना दिख रही है आपको, सर्पिलाकार, रिबन नुमा माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया गति के लिए देता ऊर्जा। तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, गति के लिए ऊर्जा,
क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं कोशिका का शक्तिगृह, और शक्तिगृह का काम होता है ऑक्सीकरण के द्वारा कोशिका को क्या प्रदान करना, एटीपी प्रदान करना। तो यहाँ जो एटीपी प्राप्त होती है वो एटीपी किससे प्राप्त होती है, माइटोकॉन्ड्रियल सीट से। और माइटोकॉन्ड्रियल जो सीट है वो निबेन कर्ण कहलाती है, वो निबेन कर्ण कहलाती है। लिखा नहीं क्या मैंने, इस माइटोकॉन्ड्रियल रिबन नुमा को ही कहते हैं निबेन कर्ण। क्या बोलते हैं, निबेन कर्ण। माइटोकॉन्ड्रियल सीट रिबन नुमा संरचना के रूप में पाई जाती है, उसी को क्या कहा जाता है, निबेन कर्ण। और परिधि की और कोशिका द्रव्य जो पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं अपन, मेन चेट। और फिर इसके बाद टेल के अंदर ये तो हो गया मेन पार्ट, डबल जहां तक है, और ये हो गया कौन सा, इसका अंतिम पार्ट, एंड पार्ट। तारक केंद्र देखो ये तो करेगा विदलन, विदलन प्रेरित। विदलन कब होगा, बताया था शुरू में ही आपको, विदलन कब होगा, जब अंडाणु शुक्राणु के साथ जुड़ जाएगा। तो जाइगोट निर्माण के समय विदलन को प्रेरित करवाने वाला तो कौन सा है, ऊपर वाला तारक केंद्र, फर्स्ट वाला, और सेकंड वाला अक्षीय तंतु निर्माण, अक्षीय तंतु निर्माण। देखो जी, आपके लेवल से हो सकता है थोड़ा सा ऊपर जा रहा हो, लेकिन ये टॉपिक दे रखा है स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म और स्पर्मेटोजेनेसिस, क्लियर दोनों टॉपिक साफ साफ लिखे हुए हैं। दोनों टॉपिकों में से जैसे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे जो आते हैं उसके हिसाब से मैंने करवा दिया है। ध्यान दो थोड़ा सा, क्या ध्यान दोगे कि शुक्राणु की संरचना के 3 भाग होते हैं, और तीनों भाग कौन कौन से हैं। पहला भाग कौन सा हो गया, शीर्ष या हेड भाग। हेड के अंदर केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक मनुष्य शुक्राणु का केंद्रक चपटा होता है, जिसमें केंद्रिका, क्रोमेटिन पदार्थ, डीएनए या गुणसूत्रीय पदार्थ भरा रहता है, जो अंडाणु के केंद्रक के साथ क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, निषेचन की क्रिया करता है। ठीक है, दूसरा केंद्रक के बाद दूसरा क्या बताया मैंने आपको, एक्रोसोम। तो एक्रोसोम का निर्माण तो गोल्जी काय से होगा, ध्यान रखो। फिर आउटलाइन समझ में नहीं आएगी जब तक ध्यान नहीं दिया, तो फिर ये दिखेगा यार ये लाइनें क्या बनी हुई है। यही है इसका मेन खेल समझने का, कि ध्यान बोर्ड के ऊपर फोकस होना चाहिए। दूसरी संरचना टोपीनुमा संरचना कौन है, एक्रोसोम। तो एक्रोसोम का निर्माण तो किससे हुआ, गोल्जी काय से, गोल्जी बॉडी से। और एक्रोसोम के अंदर एंजाइम किससे मिले, लाइसोसोम से। और लाइसोसोम से हाइलोरुनिडेज, हाइड्रोलेज, एसिड फास्फेट, बाइंडिंग, लाइसिन, लाइसोजाइम, ये एंजाइम सारे मिलकर क्या करेंगे, अंडभेदन, जो निषेचन की क्रियाविधि में आपको समझा देंगे। दूसरा इसका जो मध्य भाग है, जो ग्रीवा के माध्यम से जुड़ा रहता है, 2 तारक केंद्रक उपस्थित होते हैं। ऊपर वाला तो निषेचन के बाद विदलन प्रेरित करेगा, ऊपर वाला फर्स्ट तारक केंद्र तो विदलन को प्रेरित करेगा निषेचन के बाद, और नीचे वाला जो तारक केंद्रक है सेकंड, वो अक्षीय तंतु बनाता है, जिससे शुक्राणु की पूंछ का निर्माण होता है। दोनों तारक केंद्रों का कार्य समझ में आ गया ना, क्या आया, फर्स्ट वाला तो विदलन प्रेरित करेगा जुड़ने के बाद, निषेचन के बाद, और दूसरा वाला बोलो, दूसरा वाला क्या करता है, लंबा अक्षीय तंतु बनाता है, जिससे शुक्राणु की क्या बनती है, पूंछ बनती है। पूंछ युक्त शुक्राणु वो एकल मनुष्य में मिलता है, द्वि टिड्डा में मिलता है, 2 जिसमें कसाब हो, 2 पूंछ हो, और कसाब रहित जिसमें पूंछ होती नहीं है वो एस्केरिस और किस में मिलता है, झींगा में। ये चीज समझ में आ गई। अब आओ मिड भाग के अंदर, देखो जब ये ऊपर से गोलाकार संरचना नीचे आएगी, जब ये गोलाकार संरचना जब नीचे आती है तो सीधी सी बात करो, उसका कोशिका द्रव्य पूरा नीचे आ जाएगा, और कोशिका द्रव्य नीचे आते ही इसकी शुक्राणु की आकृति चपटी होगी। तो जीव द्रव्य जैसे ही कोशिका द्रव्य नीचे आया, परिधि की ओर व्यवस्थित हुआ, उस द्रव्य को तो कह दिया मेंचेट। टर्मोलॉजी क्या है, मेंचेट। इसके साथ ही साथ माइटोकॉन्ड्रिया भी खिसक कर चिपक कर एक रिबन नुमा आकृति के रूप में हो जाता है, जिसको कहते हैं अपन निबेन कर्ण, जो शुक्राणु को गति के लिए क्या देता है, ऊर्जा। और फिर इसके बाद पूंछ, तो पूंछ क्या है, हवा में या लहराता हुआ आराम से गतिशील भाग होता है, जो शुक्राणु की गति में सहायक होता है। ये था प्यारे बच्चों आपकी शुक्राणु की संरचना। देखो एक बार स्क्रीनशॉट के हिसाब से इसको या उतारने के हिसाब से 3 भाग शीर्ष, मध्य और पुच्छक भाग हैं। उतारो देखिए एक बार इसको ऐसा कैसा, और समझने की कोशिश करना। सारी सी थ्योरी आ गई, ये डायग्राम आ गया, कंप्लीट हो गया है।
हाँ रटा ब्रो, उतार लिया। देखो अब अपने 2 टॉपिक यहाँ पूरे हो गए। एक तो शुक्र जनन, तो शुक्र जनन अपने स्टेप वाइज और फिर कोशिकाओं के हिसाब से डायग्राम बता दिया। दूसरा स्टेप अपना क्या था, शुक्राणु की संरचना। तो शुक्राणु की संरचना अपन ने पढ़ ली कि शुक्राणु पूरी बने थे पहले, फिर इसके बाद में उनकी आकृति चेंज हुई, उनमें कायांतरण आया, कायांतरण के बाद ये संरचना बनती है। इस संरचना को देखो थोड़ा सा 3 भाग है, हेड, मिड और टेल। हेड के अंदर प्लाज्मा झिल्ली से ढकी हुई 2 संरचनाएं, एक्रोसोम। एक्रोसोम बनता किससे है, गोल्जिकाय से, टोपीनुमा संरचना है। और इस लाइसोसोम के क्या पाए जाते हैं, एंजाइम पाए जाते हैं, जो अंड भेदन के अंदर क्या होते हैं, सहायक होते हैं। क्लियर। इसके बाद दूसरा क्या होता है, मनुष्य शुक्राणु का केंद्रक कैसा होगा, चपटा। उस चपटे केंद्रक के अंदर केंद्रिका होगी, वही कोशिका है, गुणित कोशिका ही तो है शुक्राणु। केंद्रिका होगी, क्रोमेटिन पदार्थ का जाल पाया जाएगा और ये अंडाणु केंद्रक के साथ क्या होता है, जुड़ता है, संलयित होता है, निषेचन की क्रिया होती है। इसके बाद ये ग्रीवा वाला भाग है दसा हुआ, जिसके अंदर 2 तारक केंद्रक पाए जाते हैं। ऊपर वाला तारक केंद्र तो निषेचन के बाद काम करेगा, विदलन को प्रेरित करेगा, और नीचे वाला अक्षीय तंतु बनाएगा, जिससे शुक्राणु की क्या बन जाती है, पूंछ बन जाती है। मध्य भाग के अंदर 2 संरचनाएं मेन इंपॉर्टेंट है, और वो दोनों संरचनाएं कौन सी है, एक तो इसकी परिधि की और कोशिका द्रव्य भरा रहता है, जिसको तो कहते हैं अपन मेनचेट। ये रहा परिधि की और कोशिका द्रव्य की व्यवस्था क्या कहलाती है, मेनचेट। और दूसरा क्या है, एक रिबन नुमा संरचना के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया की सीट बनी होती है, जो शुक्राणु की गति के लिए क्या देती है, ऊर्जा देती है। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या। फिर इसके बाद निबेनकरण के बाद यहाँ एक चीज़ और मैं बताऊँ आपको याद रह जाए तो, इस जगह एक गोलाकार संरचना होती है, ये वाली। इस गोलाकार संरचना को कहते हैं अपन जेनसन वलय। कौन सी रिंग बनती है, जेनसन रिंग बनती है, जेनसन वलय बनती है। और जेनसन वलय का काम देखो, मिड भाग में कोशिका द्रव्य ये सारे भाग है, तो उसको पूंछ में आने से रोकती है ये। मतलब ऊपर का जो मध्य भाग है, मध्य भाग की जो संरचनाएं हैं वो इस पूंछ में नहीं आए, पूंछ भारी नहीं हो जाए, इसके लिए ये जेनसन वलय इसके अंदर एक वाल्व की तरह काम करती है। कौन, जेनसन वलय। इसके बाद ये पूंछ वाला भाग जहाँ तक डबल होता है उसको मुख्य भाग, एकल हो जाता है उसको अंतिम भाग, युक्त होता है तो कसाब युक्त शुक्राणु। और कसाब युक्त शुक्राणु 2 प्रकार के, एकल तो मिलता है मनुष्य में और द्वि मिलता है किसमें, टिड्डा में। और जिसमें कसाब होता ही नहीं, यानी आके बाद में कुछ होता ही नहीं है, तो उसको बोलते हैं कसाब रहित। और वो किसमें मिलता है, एस्केरिस और झींगा में। क्लियर होगी सारी चीज़ें आपकी, बहुत इजी सा पॉइंट है, कम से कम भी 8 बार बता दिया। बेटाओ अब रेगुलर मेहनत करना शुरू कर दो, लगातार क्लास को देखते रहो, बनाते रहो और मेहनत करो थोड़ी सी। ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे अपन oogenesis अंड जनन। तो थोड़ा सा आपके पास कोई यदि सोर्सेस हो पढ़ाई का, तो टॉपिक को थोड़ा सा पहले देख लिया करो और फिर यहाँ समझ लिया करो, फिर वापस अपने नोट्स बना लिया करो, जिससे अपना काम पूरा हो जाएगा। पहले पढ़ लो, उसको रीडिंग कर लो बस। भाई कल आपको पता लग गया अंड जनन चलेगा, तो उसकी रीडिंग कर लो, फिर यहाँ समझ रहे हैं उसको समझ लो, फिर दोबारा वीडियो को देख के उसकी नोट्स की कॉपी बना लो। मेरी गारंटी है सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी, दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन कहीं से भी आओ आप बिल्कुल कर दोगे। ठीक है, थैंक यू।